हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके जो बेसिक एलिमेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप देखिए, बेसिक एलिमेंट्स आपका एक आर होता है, एक एल होता है और एक सी होता है। यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो एलिमेंट है वो हम मान के चल रहे हैं रेजिस्टेंस को हम लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जनरली एक प्रॉपर्टी होती है रजिस्टर की। रजिस्टर मतलब क्या है? रजिस्टर मतलब एक ऐसी चीज जो किसी चीज को रजिस्ट करे। रजिस्ट का मतलब क्या? उसको रोके। कोई भी ऐसा एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी ऐसी चीज को रोके, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यानी कि रजिस्टर जो है, रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो उस चीज का अपोज करेगी। जैसे अब किस चीज का अपोज करेगी? आपके पास सर्किट में क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। अगर सर्किट में आपके पास करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट का ये रेजिस्टेंस क्या है? अपोज करेगा। यानी कि सपोज आपके पास एक सर्किट है, रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से आप देखते हो। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस होता है। अगर यहाँ पे आपने सप्लाई V लगा दिया, यानी एक वोल्टेज लगा दिया, तो यहाँ से इस सर्किट से एक करंट फ्लो होगी I। अभी जो I करंट है, इस I करंट को यह रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज करेगा। ये करंट चाहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हूँ, लेकिन इस रेजिस्टेंस के कारण इस करंट में जो मैक्सिमम फ्लो होने की क्षमता हो, मतलब कि जो मैक्सिमम फ्लो हो सकता था, लेकिन हमने इसको लगाने से ये क्या होगा? ज़्यादा नहीं फ्लो होगा। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, इसकी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। देखिए कैसे। तो वहाँ पे आपका जब क्या है, रेजिस्टेंस आया, तो वहाँ पे एक आपका ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ अगर आप बेसिकली पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ क्या कहता है? किसी बंद सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है, यानी कि जो करंट है अगर उसमें हम सप्लाई लगा दें तो वह एक दूसरे के समानुपाती होगा, यानी कि प्रोपोर्शनली होगा। यानी कि V प्रोपोर्शनल होगा I के। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी की हम चिन्ह को हटाएंगे इसको, वहाँ पे आपका जो आएगा कांस्टेंट वो आपका होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को आप देखेंगे तो R बराबर V अपान I होगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस एंटी प्रोपोर्शनल है I के। रेजिस्टेंस जो है एंटी प्रोपोर्शनल है I के। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ही कम करंट की वैल्यू होगी। यानी अगर एक को बढ़ाएंगे तो एक घट जाएगा। ठीक है, एक को बढ़ाएंगे तो एक घट जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका बेसिकली क्या कर रहा है? किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का अपोज कर रहा है, या फिर उस करंट को लिमिट में कर रहा है कि हमारी वैल्यू इतनी है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, तो हम इतना ही फ्लो होने देंगे। सपोज आपकी मान लीजिए जो V है ये आपका 230 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस आप मान के चलिए कि देखिए, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है R की यूनिट जो होती है वो ओम्स होती है। ठीक है, ओम्स। ठीक है, ओम्स होती है, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो V बराबर 230 वोल्ट है, R बराबर आप देखिए, R का वैल्यू मान लीजिए चलिए 5 ओम है, 5 ओम। अब आपसे पूछ दिया कि एक वोल्टेज है जिसमें आपने 230 वोल्ट लगाया है और उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 5 ओम है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें करंट कितनी फ्लो है? देखिए एकदम बेसिक है, ऐसा नहीं कि आपको शुरू से, देखिए आप शुरू से एकदम जानेंगे क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे कि फॉर्मूला आपको पता है V बराबर I इंटू आर। ठीक है, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि I बराबर V बटे R। तो V की वैल्यू 230 वोल्ट है, बटे 5 करेंगे तो आपका करंट कैसे निकालेंगे? 5
6 ही होगा ना, देखिए 6 एम्पियर। तो करंट की जो यूनिट है आपको पता है 6 एम्पियर है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हो गई। अब जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस को हम किस तरह से जोड़ते हैं। सपोज आपके पास ऐसा भी नहीं कि अगर आप जब भी सर्किट बनाएंगे, कोई भी सर्किट आपके पास आएगी, तो उस सर्किट में आपको बार बार सिर्फ एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब वो रेजिस्टेंस का कनेक्शन आपको कैसे पता चलेगा। तो जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, यानी कि रेजिस्टेंस कनेक्शन वो दो तरह का होता है। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है वो दो तरह का, एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है, एक आपका सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, देखिए ये आपके जो रेजिस्टेंस को जोड़ने की विधि है वह दो तरह की, एक है सीरीज, एक है पैरेलल। तो देखिए रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं हम, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में क्या है कि सपोज एक रेजिस्टेंस है, ऐसे मैंने बना दिया एक रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस का पॉजिटिव सिरा है और ये रेजिस्टेंस का नेगेटिव सिरा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और हमने लाके यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, अब ये मान के चलिए ये जो रेजिस्टेंस का सिरा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस का सिरा आपका पॉजिटिव नेगेटिव। अब ऐसे कंडीशन में जब भी आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो आप सीधा बोलो क्या है वो, सीरीज कनेक्शन है। देखिए कैसे सीरीज कनेक्शन आपने कैसे बोल दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसके बाद जस्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव का कनेक्शन पॉजिटिव से हो तो वह कनेक्शन हमारा, यानी वह जो सर्किट होगी वह हमारी सीरीज सर्किट होगी। यानी सर्किट आप जब भी बनाएंगे उस सर्किट में आपको पता रहना चाहिए कि ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव से जुड़ रहा है तो यह है आपका कौन सी सर्किट होगी, यह आपकी सीरीज सर्किट होगी। ठीक है, और देखिए सीरीज सर्किट आपको पता चल गया, सीरीज सर्किट ऐसे बनेगी। ठीक है, सीरीज सर्किट ऐसे है। ठीक है, सीरीज सर्किट ऐसे बनेगी। तो इस चीज़ में आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सीरीज कनेक्शन है तो इसका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन के लिए जो करंट होगा वह सेम होगा, करंट सेम होगा थ्रू फुल सर्किट। यानी जितनी भी लंबी आप सर्किट बना लो उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वह सेम होगी। ठीक है, दूसरा वोल्टेज आपका डिफरेंस होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट होगा, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज आपको मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि ये रेजिस्टेंस मान लीजिए ये R1 है, इसको हमने R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वोल्टेज कितना है। ठीक है, यानी जो सप्लाई वोल्टेज है, सपोज ये नहीं कि सप्लाई वोल्टेज आपका चेंज होगा, सप्लाई वोल्टेज आपका क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज तो आपको 230 ही रहेगा, लेकिन हर एक एलिमेंट यानी हर एक रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वह डिफरेंट होगी। अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो वोल्टेज सेम है, ड्रॉप सेम है, यानी यहाँ पे भी वोल्टेज आपका कितना है उतना ही होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज उतना ही होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन जो सप्लाई करंट यानी कि इनकी वजह से अभी हम बताएंगे सीरीज कनेक्शन में ये कैसे करते हैं, इनकी वजह से जितनी भी रेजिस्टेंस, जितनी भी सप्लाई करंट आपको मिलेगी आई, वो थ्रू सर्किट सेम होगी, यानी पूरे सर्किट में आपकी जो करंट होगी वह सेम होगी। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे कभी कभी पूछा जाएगा बेसिक में। उसके बाद देखिए सीरीज कनेक्शन अगर हमने किया हुआ है सपोज ऐसे, ठीक, सीरीज कनेक्शन, अब मान के चलिए कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। ठीक है, इसकी R1 है, R2 R3। तो इसका जब सीरीज कनेक्शन करेंगे तो हमारे लिए इन तीनों को मिला के एक
एक वैल्यू आनी चाहिए कि कितनी वैल्यू हमारी टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इसको आप क्या बोलोगे, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा जाए कि बताइए ए और बी के बीच का कितना रेजिस्टेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये चीज़ कैसे हम निकालेंगे, सपोज हम मान लीजिए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी ऐसे मान के चल रहे हैं। आर ए बी का मतलब ए सिरे से लेकर बी सिरे तक। तो जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, कितने भी हों, व्हाटएवर, अब सबको जोड़ दो सीरीज कनेक्शन के लिए, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो और सारे रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इक्विवेलेंट वैल्यू, यानी कि थ्रू द सर्किट कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए एक सर्किट है, एक सर्किट है। अब इस सर्किट में मान लीजिए कुछ वोल्टेज हमने ऐसा लगा रखा है, ठीक है, सपोज ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया हमने और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसका 2 ओम दे दिया, इसका 4 ओम दे दिया और इसका भी 4 ओम दे दिया। ठीक है, 4 ओम दे दिया वैल्यू। ठीक है, 4 2 4 4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में करंट यानी कि करंट कितनी हो गई। ठीक है, आपको यही बताना है कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी। अब देखिए आपको याद रखना है करंट आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या है, I बराबर V बटे R। अब देखिए यहाँ R एक तो है नहीं, यानी कि यहाँ तक R फैला हुआ है आपका, यानी R की वैल्यू कितना आएगी आपको पता नहीं है, और आपको सही सर्किट पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे सबसे पहले R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब कि पूरे सर्किट में कितना R आपका जोड़ने पे घटाने पे चाहे जैसे भी करके इक्विवेलेंट कितना R आएगा टोटल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि अगर आप मान के चलिए ये पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, क्यों हम ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ठीक है, इस बैटरी को करंट हमारा फ्लो हो रहा है। अभी बहुत सी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि जितने भी रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो, 2 4 4 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, अब आई की वैल्यू आपसे पूछे तो आई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, V बटे R। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, V की वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, R की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10, निकालेंगे 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, यानी करंट आपकी कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा सर्किट आपको मिले आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और देखिए अब देखिए जैसे कभी कभी रेजिस्टेंस है तो उसमें आपको पावर पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास रेजिस्टेंस है, अच्छा चलिए पहले पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद पावर की बात करते हैं। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन आप देखिए, तो पैरेलल कनेक्शन में आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस है, सपोज एक रेजिस्टेंस, देखिए पैरेलल और सीरीज कनेक्शन तभी अब आएगा आपका जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके पास हो, यानी एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 4 रेजिस्टेंस हो, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तभी आप पैरेलल सीरीज कनेक्शन लगाते हो। ठीक है, सपोज एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है। अब देखिए, अब मैंने जिस हिसाब से बताया एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। अभी पॉइंट ए हो गया, ए हो गया बी, ए हो गया सी। ठीक है, अब उसमें क्या है, मैं अगर आपको पैरेलल कनेक्शन समझना है तो सबसे पहले समझिए, अगर ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ये निगेटिव, फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे टाइप का कनेक्शन आपको दिखे, इसका मतलब ये क्या है कि यह आपका पैरेलल कनेक्शन है, यानी समांतर कनेक्शन। ठीक है, या फिर नॉर्मली जो आपके बुकों में मिलेगा, आपकी बुक में मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको कि एक रेजिस्टेंस ऐसे हमने लगा दिया और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, और यहाँ से हम इक्विवेलेंट आपसे पूछेंगे कि ए है, ए बी है। ठीक है, तो आप अगर देखें एक तरीके से आप देखें, तो सपोज ये बैटरी मान लीजिए हमने लगा दिया। ठीक है, एक बैटरी लगा दिया, अभी बैटरी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मान लीजिए V वोल्टेज है,
ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपका पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। उससे क्या पता चल रहा है कि जो निगेटिव सिरा है वो आपस में जुड़ा हुआ है, यानी निगेटिव यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, पॉजिटिव यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, निगेटिव निगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, यह है पैरेलल कनेक्शन होगा। पैरेलल कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है वो हम निकालते हैं कैसे, देखिए। पैरेलल कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए जो हमारा इक्विवेलेंट यानी R इक्विवेलेंट हम निकालते हैं वो होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R1 1/R2। जैसे ही आप देखेंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए R1 मतलब R2 प्लस R1 अपान R1 R2, ठीक है। अब ये मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट है, इधर R2 प्लस R1 अपान R1 R2 है, इसको डायरेक्ट आप ऊपर कर दीजिए, यानी इसको रिवर्स करेंगे, जैसे ही ये ऊपर से कट होगा, जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे ये भी रिवर्स हो जाएगा। अब ये रिवर्स होगा तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाए। तो आपके पास कितने भी रेजिस्टेंस हो आप इस तरीके से जोड़ते चले जाइए, यानी प्लस प्लस ऐसे करके आप जोड़ते चले जाइए, ठीक है। बस आपके पास ये है। और उसके बाद देखिए ओम्स लॉ हम लगाते हैं किसी सर्किट में, सपोज थोड़ा सा हम बात करते हैं। ओम्स लॉ अगर हम किसी सर्किट में लगा रहे हैं, जैसे आपके पास सर्किट है, सपोज ये सर्किट है, ये आर है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हम पावर की बात करेंगे, ये वी है, ये आर है, ठीक है, ये वी ये आर है। यहाँ से करंट जो है आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट जो फ्लो हो रहा है, अगर करंट ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ऐसा, तो जब भी, ठीक है, जब भी करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है तो सॉरी हाँ ठीक है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, पावर के बारे में। तो देखिए जब भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर आपका P बराबर V इंटू आई होता है, V इंटू आई। जब भी हम इन टर्म्स हम वोल्टेज और करंट के टर्म्स में बात करेंगे तो पावर जो होगी वह V इंटू आई होगी। तो देखिए जब भी आपके पास कोई ऐसा सर्किट हो, ठीक है, जब भी आपके पास कोई ऐसा सर्किट हो तो सर्किट सपोज ये रेजिस्टेंस है, ठीक, और ये आपका वोल्टेज है, ठीक, ये वोल्टेज है, ये मान लीजिए V है और ये R है, और मान लीजिए आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो I इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको ये क्लियर पता रहना चाहिए कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में पोलरिटी आप क्या, वोल्टेज जो ड्रॉप होगा यहाँ पे उसकी पोलरिटी क्या होगी, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, आपको क्या पता है। तो आप हमेशा कैसे लीजिए, करंट की डायरेक्शन आप ऐसे फ्लो करवा रहे हैं, तो अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है यानी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आपका पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। इस तरह आप मतलब जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा उसकी पोलरिटी आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टेंस अगर इनकी बात करें तो ये आपके एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, यानी कि ये पावर को एब्जॉर्ब करते हैं जब ये रेस्ट में रखे हों, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस तो आपको हर केस में पावर को एब्जॉर्ब करेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर ट्रांजिएंट का एक मतलब ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत है कि वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर आपको डिलीवर भी करेंगे, लेकिन अगर रेस्ट में रखा हुआ एक इंडक्टर है एक कैपेसिटर है तो वह क्या करेगा, हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करेगा। देखिए कैसे, देखिए सपोज आपके पास ये चीज़ है, तो आपके पास अगर हम यहाँ से I बराबर क्या होगा, V इंटू आर होगा, ठीक है। अभी जो करंट आपकी फ्लो हो रही है वो मतलब जा रही हो, आपको हमेशा याद रखना कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर हो रहा है, ठीक
ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए करंट किस टर्म में इंटर हो रहा है, पॉजिटिव में, तो एब्जॉर्ब पावर आपको याद रखना है, ठीक है, एब्जॉर्ब पावर। तो जिस कंडीशन में एब्जॉर्ब पावर है, आपसे कभी कभी पूछा जाएगा जिस कंडीशन एब्जॉर्ब पावर हो रहा है उस कंडीशन में बैटरी में जो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि करंट ऐसे आएगा, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो एब्जॉर्ब पावर आपका कब होगा, जब रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर होगा। अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी में निगेटिव टर्मिनल में जब करंट इंटर होगा उस कंडीशन में आपके पास एब्जॉर्ब पावर होगी। अब डिलीवर पावर क्या होगी, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, पावर इसको मिल रही है, ये ले रहा है। अगर रजिस्टर कभी डिलीवर नहीं करता लेकिन मान लिया कि डिलीवर किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट का, ठीक है, देखिए जो करंट होगी, सपोज ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन ए हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, यानी कि वह उस कंडीशन में, डिलीवर कंडीशन में जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे बाहर निकलेगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उससे बाहर, यानी इंटर किस में करेगी, निगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगी। और उस कंडीशन में अगर बैटरी से पूछा जाए तो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। तो डिलीवर पावर, एब्जॉर्ब पावर आपको समझ में आ गया। एब्जॉर्ब पावर क्या है कि जो रेजिस्टेंस ले रहा है अपना काम करने के लिए, जो रेजिस्टेंस जो पावर को ले रहा है वो आपकी एब्जॉर्ब पावर। डिलीवर पावर का मतलब कि उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है, उस स्टोर्ड एनर्जी को दे रहा है, वो आपका डिलीवर पावर होगी, ठीक है। देखिए देखिए अब आपसे अगर कभी पूछा जाए क्या रेजिस्टेंस कभी पावर को डिलीवर कर सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहें, क्योंकि आपको पता है P बराबर क्या हो रहा है, V इंटू आई। अब आपको ये तो आपको नॉर्मल पता है, ठीक है। और हाँ एक बात और देखिए, P मतलब P V इंटू आई, यानी इसके आगे कोई चीज नहीं, इसका मतलब ये प्लस प्लस, यानी कि जब भी पावर पॉजिटिव हो उसका मतलब क्या है, वह एब्जॉर्ब कर रहा है। जब भी पावर क्या है पॉजिटिव, यानी कि इसके आगे अगर माइनस लग गया इसका मतलब है कि वह डिलीवर करेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो P बराबर V इंटू आई। अब मान लीजिए किसी केस में आपको नहीं पता है, हो सकता है कि आपको करंट आप निकाल रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव करंट है कि नेगेटिव करंट है, आपको पता नहीं है ना, कैसे पता होगा आपको नहीं पता होगा ना कि करंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नहीं पता। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि करंट क्या है आपकी नेगेटिव है, तो करंट नेगेटिव है तो V बराबर आपको पता है I इंटू आर। अब करंट नेगेटिव है तो V बराबर माइनस आई इंटू आर। करंट अगर निगेटिव है तो V बराबर माइनस आई इंटू आर, यानी V की वैल्यू V किस में आ गई, माइनस में आ गई। अगर V की वैल्यू माइनस में आ गई तो फिर आप देखेंगे पावर निकाल के माइनस V गुणे माइनस आई, फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी करंट क्या हो रहा है, इस कंडीशन में भी मतलब पावर क्या है आपकी, पॉजिटिव ही आ रही है। इसका मतलब कि करंट की डायरेक्शन आप बदल दो, चाहे इधर लेके जाओ चाहे इधर लेके जाओ, चाहे किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, कभी भी पावर आपका जो रेजिस्टेंस है कभी भी वह डिलीवर कर ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस की बात, ठीक है। इतनी बेसिक्स रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे हम वीडियो में और चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो दूसरा हमारा एलिमेंट हमारे पास है इंडक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडक्टर, ठीक है। अब देखिए इंडक्टर क्या है, इंडक्टर के बारे में अगर आप देखेंगे तो इंडक्टर आपका कुछ भी नहीं है। सपोज आपको अगर इंडक्टर आपसे कोई पूछे तो आप बोलो कुछ भी नहीं है। कुछ भी कहने का मतलब एक वायर होता है, ठीक है। अगर हम उसको कॉइल के फॉर्म में कर दिए तो हमारा इंडक्टर बन जाएगा, अगर नहीं किए तो एक वायर है। सपोज एक ये सीधा तार है और एक ये कॉइल बनाया हुआ है, ठीक है। इसे टर्न से ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे लपेट दिया तो ये हमारा कॉइल्स बन गया। ये हमारा नॉर्मल वायर है, ये हमारा कॉइल्स है, ठीक है, कॉइल है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आपसे, क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वायर है एक कॉइल है, तो इसमें किस में ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ पे मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यानी कि कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके कारण होगा, एक स्टैटिक चार्ज होता है, एक मूविंग चार्ज होता है। तो जहाँ पे आपके मूविंग चार्ज होगा सिर्फ वही यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण यानी मूविंग चार्ज के कारण ही आपका जो बनेगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट वायर है या फिर एक नॉर्मल वायर है, अगर आप इससे करंट फ्लो करवाओ, ठीक है, करंट फ्लो करवाओ और एक आपका ये कॉइल है और इससे भी करंट फ्लो करवाओ, ठीक है, इससे भी करंट फ्लो करवाओ, तो आपसे पूछा जाए कभी कि मान लीजिए कि स्ट्रेट वायर है, एक कॉइल है, तो किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में होगा, ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जहाँ पे भी आपकी करंट होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करेगा कि आपका वायर कैसा है। अगर आपका वायर एक टर्न्स में लपेटा हुआ टर्न्स करके बनाया जाए तो वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर आपका एक स्ट्रेट वायर है तो वहाँ पे सिर्फ आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, चलिए तो इतनी हो गई। अब देखिए आपको पता है इंडक्टर क्या है, इंडक्टर कुछ भी नहीं है आपका, एक क्या है, एक वायर है जिसको हम कॉइल्स में टर्न कर देते हैं, वो आपका क्या बन जाता है, इंडक्टर बन जाता है। ठीक है, इंडक्टर की अगर आपसे यूनिट पूछा जाए तो हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी। ठीक है, जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम पे, तो आप याद रखिए इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो आपकी हेनरी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको पता है कि एक स्ट्रेट वायर हो चाहे जो भी हो, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा। अब देखिए सपोज ये, ठीक है, ये मान लीजिए आपका वायर है, यहाँ से आपने करंट फ्लो करवाया तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है कितने नंबर्स हैं, ठीक है, सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कि बहुत, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कितने टर्न्स, 1 2 3 4 5, 5 टर्न्स हमारे पास बनाए, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स यानी कि कितनी मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो हमारी क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम फाई से डिनोट करते हैं कि फाई है हमारा। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कि 5 टर्न्स आपने किया तो कितना फाई बनेगा, 5 फाई बनेगा। अब इसी तरह से अगर आपने n नंबर ऑफ टर्न्स किए हुए हैं, कितना n नंबर ऑफ टर्न्स किए हुए हैं, तो आपका क्या बनेगा, n फाई बनेगा। ठीक है, n फाई बनेगा। तो देखिए तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, यानी कि कंडक्टर से वो क्या करेंगे, लिंक करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, दोनों एक दूसरे से कितना लिंक कर रहे हैं, वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक लिंकेज, जिसको हम साई से लिखते हैं। ठीक है, और आपका ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो साई बराबर इतना हो गया, तो आप फाई निकालेंगे तो फाई बराबर होगा साई बाई एन। ठीक है, साई बाई एन, तो ये फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बीसी के लिए अब आप एक चीज, ये जो फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है, जो हमने साई बताया, साई बराबर आपने एन फाई देखा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जो साई है ये क्या है आपका, यानी कि फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स, और ये जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, अब ये जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका ये लिंकेज बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको लिंकेज बढ़ाना है तो आप देख रहे हो कि अगर आपको बढ़ाना है, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स आप एक कांस्टेंट रख दिया, ये फाई को आपको बढ़ाना है, तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स में ये बढ़ रहा है हमारा, तो ये डायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कैसे हम इसको बढ़ाएंगे। इसको अगर आपको बढ़ाना होगा तो आप ध्यान से देखेंगे कि आई को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपने कांस्टेंट रख दिया, ये आपका मूव नहीं हो, ये आपका बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, ये फिक्स हो गया। इसको बढ़ाने के लिए अगर आपको इसको बढ़ाना है तो फिर इसे बढ़ाना पड़ेगा। अब इसे बढ़ाने के लिए आपको इस करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाओगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाओगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाओगे
उतना ज़्यादा आपका क्या बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका ए साई बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको ध्यान से अगर समझो तो जो साई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है। अगर साई बढ़ाना तो उतना ज़्यादा आपको आई बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये मतलब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा इधर इंटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको यल जो है वो क्या होगा आपका साई अपान आई हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ थोड़ा भूल गया मैं, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स की यूनिट जो है वो वेबर होती है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। फ्लक्स की यूनिट जो है वो आपकी वेबर होती है, ठीक है। ये आपका फ्लक्स है, ये फ्लक्स लिंकेज है, ये फ्लक्स है, ठीक है। तो फ्लक्स की यूनिट वेबर है। अब यहाँ से अगर आप इंडक्टर की यूनिट देखें तो वेबर पर एम्पियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट भी आप कभी कभी याद रखिए, यूनिट भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, वेबर पर एम्पियर है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए उसके बाद क्या है, फैराडेज का लॉ आता है। फैराडेज लॉ देखिए उसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप जानो, मतलब जानो लेकिन वो बेसिक नहीं है, ठीक है। फैराडे लॉ जरूरी है लेकिन वो बेसिक नहीं है। एलिमेंट के बारे में आप इतना जानते रहोगे, ठीक है, कि यल आपके पास कैसे आया, और क्या आप पढ़ेंगे आगे तो स्टोर एनर्जी आपको हाफ एल आई स्क्वायर आएगा। तो फैराडे लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट कैपेसिटी है या फिर उसमें करंट फ्लो हो सकता है, अगर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, सपोज देखिए फैराडे का लॉ क्या कहता है, सपोज ये मान लीजिए कि आपका कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे और ये कंडक्टर क्लोज है, तो ये क्लोज है तो इसमें भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। फैराडे लॉ ये क्या होगा कहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, किसी भी कंडक्टर को यानी करंट कंडक्टर को अगर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ठीक है, यही है जिसको हम E बराबर डी फाई बाई डी टी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये नंबर आपके जो कंडक्टर हैं तो फिर वो आपको E बराबर एन माइनस साइन आपका लेंज लॉ से आता है डी फाई बाई डी टी, ठीक है, डी फाई बाई डी टी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम चलेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में देखिए, कैपेसिटर क्या है आपका, कैपेसिटर क्या है, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर क्या है कि आपका अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर आपका एक तरह का क्या करता है, अच्छा हाँ एक चीज़ और, इंडक्टर जो है, इंडक्टर थोड़ा ब्रेकिंग पॉइंट इंडक्टर की आपको याद रखना चाहिए। इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अपोज करता है, सडन चेंजिंग करंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, करंट अपोज, ठीक है। इस एक्चुअली सडन चेंजिंग करंट नॉट अलाउड, ओके, अपोज करेगा नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ करंट, हाफ एल आई स्क्वायर होता है ना। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट, सडन का मतलब समझ रहे हैं आप, सडन का मतलब होता है सपोज ये मान लीजिए आपका इंडक्टर है, एक आपने स्विच लगाया हुआ है, एक इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर है। तो जैसे ही आपने ये क्या किया, जैसे ही आपने एक स्विच को क्लोज किया, देन जस्ट सडन उस कंडीशन में, सडन एकदम उसी समय एकदम सडन उस कंडीशन में सडन चेंजिंग करंट अपोज, यानी कि जो करंट था उस टाइम, सपोज जैसे स्विच क्लोज था उस कंडीशन में करंट जीरो था, यानी ओपन सर्किट था ना, ओपन सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो होगा ना। जैसे ही आप अटैच करोगे तो इसका मतलब करंट तुरंत नहीं उतना होगा जितना इसकी कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। फी की वैल्यू जितनी है उसके हिसाब से आपको करंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि सडन चेंजिंग करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, और एनर्जी जो स्टोर होगी इन द मैग्नेटिक फील्ड में होगी और इन द फॉर्म ऑफ करंट होगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए।
और भी कुछ अगर याद आता तो मैं बताता हूँ आपको। कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर आपका कुछ भी नहीं है, बस क्या करता है ये, सपोज एक ये दो प्लेट आपके पास रहेगी, अब एक बैटरी आपने लगाया, तो कैपेसिटर क्या करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अभी सर्किट में करंट कैसे फ्लो करवाओगे आप? देखिए, करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं होती। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट नॉट फ्लो इन सर्किट, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो ये सपोज ये वोल्टेज है, अब ये वोल्टेज है, अब मान लीजिए मान लो कैपेसिटर को हम सी से लिखते हैं, तो सी लिख दिया, ही लिखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये करंट कब फ्लो होगा? करंट आपका तभी फ्लो होगा जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया सारा, ये नेगेटिव हो, नेगेटिव। तो देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है, ये भी क्या करती है, करंट इस डायरेक्शन से इंटर किया, तो आपसे पूछ लिया कि क्या एब्जॉर्ब पावर है कि डिलीवर पावर है। अभी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, आपसे अगर पूछे तो आप बता दोगे ना तुरंत, क्या होगा कि पावर इंटर कर रहा है, करंट इंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो ये प्लेट लगाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, उसी के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर आपका बेसिकली कुछ भी नहीं है, कैपेसिटर आपका क्या है, दो तरह की प्लेट होती है, एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है, बीच में कुछ ना कुछ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कुछ नहीं होता। कैपेसिटर आपका यही है कि दो प्लेट होगी, एक पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक पे नेगेटिव चार्ज होंगे, और के बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फिर वो कैपेसिटर क्रिएट होगा। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, दो ना आप जा रही है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है, अब एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, क्या बन रहा है इनके बीच में, कैपेसिटर बन रहा है, क्योंकि इनके बीच में एयर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रही है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन जो है वहाँ भी कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटर बनने के लिए सिर्फ आपके पास दो प्लेट होनी चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, बस आपको क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कैपेसिटर आप बना लोगे, ठीक है, कैपेसिटर आप बना लोगे, अभी आपके पास सर्किट होगा, तो जो कैपेसिटर को हम डिनोट करते हैं वो होता है हमारा C बराबर Q बाई V, ठीक है, C बराबर Q बाई, यानी कि जो कैपेसिटर होगा वह चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज अपॉन वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो तो होती है फैरड होती है। देखिए, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या होगी, ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, वोल्टेज की वोल्ट। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा एक फैरड बराबर क्या होता है, तो एक फैरड बराबर 1 कूलम बटे 1 कूलम पर वोल्ट, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कभी कभी आपसे बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको समझना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, जैसे सपोज आपने एक ऐसा हाथ में बीच में अपने प्लेट बना दिया, ये प्लेट रख दिया आपने, ठीक है, एक प्लेट बीच में रख दिया, अब उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्टोर चार्ज हैं, ठीक है, C यानी कि इसकी जो कैपेसिटर होगा, ठीक है, उसमें मान लीजिए चार्ज एक पॉजिटिव क्यू है, एक में नेगेटिव क्यू है, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है। तो ये क्यू जो होगा कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा आपकी वोल्टेज पे, किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। तो जो क्यू होगा, क्यू प्रोपोर्शनल होगा V के, और Q बराबर हो जाएगा C इंटू V, तो C बराबर Q बाई V, फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप C क्या है, ये कांस्टेंट है, C
सी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्यू जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा वी के। यानी कि क्यू अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्यू अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। और कभी कभी आपसे क्या रहता है कि सपोज एक फॉर्मूला और आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, एक फॉर्मूला और आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि कोई इस तरह से एक प्लेट है, इनमें पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है, इनका एरिया दे दिया है, तो आप कैपेसिटर बता दो। तो ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, तो आपको याद रखना है C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A बाई टी। ठीक है, आपको याद रखना, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अभी क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी दो प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये जो है ये एरिया है उस डिस्टेंस की कि कितना दूर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना ही बस याद रखना है कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगा बेसिक से ही रहेगा कि क्या लेके आती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।